हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हुए हैं हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ में, जिसमें हम आज अपना सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देखेंगे, जिसमें हमारे कुछ शब्द हैं जिनका हम अर्थ जानेंगे। अक्ष, कल्पित या मानी हुई रेखा जिस पर ठोस वस्तु घूमती है। ये जो है एक मानी हुई या कल्पित रेखा है ग्लोब पर, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? अक्ष बोल रहे हैं, जिस पर ठोस वस्तु जो है घूमती है। हम अपने जब ग्लोब को देखेंगे तो इसको जान पाएंगे कि अक्ष क्या है, एक मानी हुई या कल्पित रेखा है। दूसरा हमारा जो शब्द है विषुवत, एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये भी एक मानी हुई काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, निश्चित। कोई वस्तु स्थिर रहती है, निश्चित रहती है, उसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। तो हमने इस चैप्टर में आगे सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, इसीलिए हम यहाँ पर ध्रुव और अक्षांश, इनके अर्थ को जान लेते हैं। अक्षांश रेखाएं होती हैं हमारी समानांतर रेखाएं। हमारी समानांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हमारी क्या हैं? समानांतर रेखाएं हैं। हम देखेंगे कि ग्लोब पर कुछ रेखाएं हैं और वो समानांतर होती हैं। चलिए, हमने महत्वपूर्ण शब्दावली भी जान ली है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हम कुछ नया आज सीखेंगे। यहाँ पर हमें एक छोटा सा, यहाँ पर आप देख रहे हो, एक ग्लोब दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप है और एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब क्या है कि एक वास्तविक, एक यथार्थ इसकी प्रतिमा है पृथ्वी की, क्या? ग्लोब। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। आप ये देखिए, ये एक झुकी हुई अवस्था में ही यहाँ पर एक सुई स्थित है, जिसको हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब दो बिंदु, जो ग्लोब है उस पर दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से होकर ये सुई जो है गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव। अब हम जानते हैं थोड़ा सा हमारी दिशाओं के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इतने इजीली जान जाएंगे, ये हमारी उत्तर दिशा है और ये हमारी दक्षिण दिशा है, और ये हमारी पूर्व दिशा है और ये हमारी पश्चिम दिशा है। इसी प्रकार जो सुई है वो ग्लोब में थोड़ी सी जो है तिरछी है, इस प्रकार से है। और जो ये इसकी जो दिशाएं हैं, उत्तरी और ये यहाँ पर दक्षिणी, तो ये क्या कहलाते हैं? अक्ष कहलाते हैं। ठीक है, जो जिन बिंदुओं से ये जो है हमारी ये सुई गुजरती है, उन्हें क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। फिर हम देखते हैं आगे, इसमें ग्लोब की जानकारी देखते हैं। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की ही तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ जान रहे हैं कि पृथ्वी की जो घूमने की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी जो है घूमती है। उसी प्रकार से हम ग्लोब को भी यहाँ पर घुमा सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। ठीक है, फिर हम देखेंगे, परंतु पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। अब हमने क्या कहा था? सबसे पहले ही हमने जाना था कि जो अक्ष है वो एक कल्पित यानी कि मानी हुई रेखा है। इसी प्रकार हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि पृथ्वी पर जो वास्तव में ऐसी कोई सुई ही नहीं है, हमने तो उसको माना है। हमने इसके मतलब इसको समझने के लिए इस ग्लोब के रूप में हमने जो है पृथ्वी को एक रूप दिया है। तो उसी रूप में ये सुई जो है एक मानी हुई या कल्पित रेखा है, जिसको हम अक्ष कहते हैं। तो चलिए, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोब के बारे में और क्या जानकारियाँ हैं। ग्लोब पर एक और काल्पनिक रेखा है जो इसे दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। हमने अपनी शब्दावली में भी जाना था कि विषुवत वृत्त क्या है, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है।
ठीक है, ये जो है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है। और दूसरी बात क्या है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इनको अंश में मापा जाता है। इनको किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हम अंश में मापा जाता है। तो अब एक बार फिर से हम ग्लोब को देखते हैं और यहाँ जानते हैं कि हम यहाँ पर जानेंगे। ये देखिए, ये जो एक काल्पनिक रेखा है, एक और क्या है यहाँ पर, आप थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक काल्पनिक रेखा आपको दिखाई दे रही होगी। ये हमारी विषुवत वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है, विषुवत वृत्त। इसकी उत्तरी दिशा की तरफ हमारा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। और इसके दक्षिणी दिशा में हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध होता है। और जो है पृथ्वी को यानी कि ग्लोब को इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरफ जो है समानांतर वृत्तों में बांटा गया है। और इन्हीं समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, जिनको हम अंशों में मापेंगे। चलिए हम आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं अक्षांश के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये विषुवत वृत्त है, जिसको हमने देखा था अभी, एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है। अब यहाँ देखेंगे विषुवत वृत्त पर कौन से अंश पर अक्षांश को दर्शाती है, कौन से अंश के अक्षांश को दर्शा रही है विषुवत वृत्त, 0 अंश। यानी कि विषुवत वृत्त पर क्या है, 0 डिग्री अंश है। हमने देखा विषुवत वृत्त पर 0 अंश है, यानी कि जो अक्षांश है वह 0 अंश अक्षांश है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 यानी 90 अंश है। आप एक बात देखिए, यहाँ पर जो पृथ्वी हमें गोलाकार दिखाई दे रही है, और जो गोला होता है उसका पूरा अंश क्या होता है भाई, 360 डिग्री। अब उसका हमें 1/4 जो हमारा विषुवत वृत्त है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विषुवत वृत्त, ये क्या है, विषुवत वृत्त है। इसके दोनों तरफ जो है हम इसका 1/4 भाग ही यहाँ पर है, यानी कि 90 डिग्री ही यहाँ पर होगा, 90 अंश ही यहाँ पर है। तो इसी प्रकार हम जैसे जैसे विषुवत जो हमारी विषुवत वृत्त है इससे दूर जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अक्षांशों का जो आकार है वह घटता जाता है। जो हमारे अक्षांश हैं, अंश हैं, जो ही उनका जो है आकार जो है घटता जाता है। हम यहाँ पर अक्षांशीय रेखाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ हमने जाना ये हमारी विषुवत वृत्त है। इसकी इस दिशा की तरफ यानी कि उत्तरी दिशा की तरफ तो है हमारा उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर दक्षिणी दिशा की तरफ क्या है, हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी दिशा है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, एक कर्क रेखा है जो कि कितने डिग्री अंश पर है, 23.5 यानी कि 23 डिग्री और आधा 23.5 डिग्री अंश पर उत्तरी दिशा में है, उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे U। और जो कि कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा है। और जो मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है, वो क्या है, हमारी मकर रेखा है। क्या है, मकर रेखा है। हमने जान लिया 23.5 डिग्री दक्षिणी में क्या है, मकर रेखा, और उत्तरी में क्या है, हमारी कर्क रेखा है, जो कि विषुवत वृत्त से उत्तरी और दक्षिणी दिशा में स्थित है। अब हम यहाँ देखते हैं, अब ये भी हमने जान लिया था एक बार, यहाँ हम दोबारा से जान लेते हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, हमने देखा था जो चीज़ें, ध्रुव का अर्थ क्या था, स्थिर, निश्चित, यानी कि ये यही है, ये ध्रुव हैं, स्थिर हैं, निश्चित हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जो हमने अंश को भी यहाँ जान लिया था, इसका अंश कितना आ रहा है, ये हमारा अंश था 90 डिग्री अंश। और यहाँ भी दक्षिणी ध्रुव भी कितने पर है, 90 डिग्री अंश पर है। अब इसके जो विभिन्न रेखाएं हैं उनको भी हम जान लेते हैं।
उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कहाँ पर है, हमने जान लिया 23.5 डिग्री उत्तर में है। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहाँ पर है, 23.5 डिग्री दक्षिणी में है। ठीक है, अब विषुवत वृत्त के 66.5 यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। क्या है, उत्तर ध्रुव वृत्त है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको 23.5 डिग्री के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 66.5 डिग्री। ठीक है, तो ये उत्तरी में तो है, उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक उत्तरी ध्रुव वृत्त कहलाता है। यहाँ तक ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। और अगर हम उतने ही डिग्री पर दक्षिणी दिशा में देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त। क्या है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य के तापमान के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर हमारी पृथ्वी को कुछ ताप गतिबंधों में भी बांट लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो पृथ्वी के ताप गतिबंध हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। उष्ण कटिबंध, जो हमारा उष्ण कटिबंध है, सबसे पहला कौन सा ताप कटिबंध है, हमारा उष्ण कटिबंध है। कर्क रेखा पता है हमें 23.5 डिग्री उत्तर पर है। मकर रेखा पता है हमें 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। तो उनके बीच के जो अक्षांश हैं, उन अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, जिससे इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जब हम कहते हैं कि सिर पर पूरा सूर्य हमारे सिर पर है, तो हम क्या करते हैं, कई बार अनुमान लगा लेते हैं कि भाई अब 12 बज चुके हैं। तो ऐसी स्थिति कहाँ पर ज़्यादा होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच के अक्षांश हैं वहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलती है कि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर होता है। अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है सूर्य की वहाँ पर, और इसीलिए वहाँ पर उष्ण कटिबंध होता है। बहुत ऊष्मा प्राप्त करने के कारण उसका क्या नाम है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है उस क्षेत्र को। फिर हमारा दूसरे नंबर पर जो है शीतोष्ण कटिबंध ताप है, ये कहाँ पर है, कर्क रेखा हमें पता है। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य होता है कभी भी सिर पर नहीं होता है, एक बार भी। यानी कि हमारे उष्ण कटिबंध में क्या था कि वर्ष में एक बार सूर्य क्या आता है, ठीक सिर के ऊपर होता है। लेकिन हमारा जो शीतोष्ण कटिबंध है उसमें क्या होता है, सूर्य दोपहर में मतलब कभी भी वर्ष में या कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं होता है। तो अभी हमने जाना कि हमारा जो शीतोष्ण कटिबंध है वो है यहाँ पर, और हमारा जो उष्ण कटिबंध है वो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और जो कर्क रेखा से बाद में आता है और मकर रेखा के जो बाद में होता है अक्षांश, उन पर क्या है, हमारे शीतोष्ण कटिबंध स्थित हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पृथ्वी के ताप कटिबंध में ही आगे है जो शीतोष्ण कटिबंध के बारे में ही हमारी कुछ जानकारी है। इस प्रकार कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्योंकि हमारे सिर पर एक बार भी वर्ष में कभी भी सूर्य नहीं होता है, तो तापमान इसका मतलब है मध्यम रहेगा, वहाँ ऊष्मा ज़्यादा नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए इनको क्या कहेंगे, हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब आते हैं हम शीत कटिबंध। शीत कटिबंध यानी कि उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव। अभी हमने जाना था, ये हमने देखा भी था कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है हमारे यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक, इस क्षेत्र को हम कौन से कटिबंध में रखेंगे, ताप कटिबंध में रखेंगे, शीत कटिबंध में। इसके बारे में हम यहाँ जानते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। उत्तर ध्रुव एवं उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज दिश से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्या होता है कि जो हमारा उष्ण कटिबंध था वहाँ पर ठीक सूर्य सिर पर आता है वर्ष में एक बार, लेकिन जो हमारे शीतोष्ण कटिबंध हैं वहाँ पर सिर पर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे शीत कटिबंध है वहाँ तो बिल्कुल ही सूर्य
क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, ऊष्मा नहीं पहुँच पाती है, तो इसीलिए इसको शीत कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, या इसका जो ताप है वो कटिबंध है जो शीत कटिबंध है, वहाँ पर जो है सूर्य की ऊष्मा बहुत कम पहुँच पाती है। फिर अब हमने जाना अक्षांश के बारे में, अब हम थोड़ा सा देशांतर रेखाओं के बारे में भी जान लेते हैं। आपने देखा था कि हमारी जो अक्षांशीय रेखाएं थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो इस प्रकार समानांतर थी, विषुवत वृत्त के उत्तर में और विषुवत वृत्त के दक्षिण की तरफ। लेकिन हमारी जो देशांतरी रेखाएं हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी जो आकृति है वो ध्रुवों से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। वो इस प्रकार से समानांतर ना होकर वो देशांत इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इनकी लाइनों की जो है आकृति है। अभी हम इनको जान लेते हैं इसके बारे में, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। हमारी देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं अब हम। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्र कहते हैं। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, जो देशों के बीच अंतर होता है। प्रत्येक अंश को मिनट और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं, देख सकते हैं आप, ये अर्धवृत्त हैं और जो है इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो बीच की दूरी है वो ध्रुवों की तरफ क्या हो रही है, घट रही है। ये आपस में ऐसा लग रहा है कि सारी मिल गई हों। फिर क्या होता है, और तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, इनकी जो दूरी है, आपस की दूरी यहाँ पर आके क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, आपस में मिली हुई लगने लगती हैं। ये शून्य हो जाती हैं, दूरी रहती ही नहीं है इनके बीच में। तो अभी हमने देखा कि जो संदर्भित रेखाएं हैं कुछ, जो ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से जोड़ने वाली जो संदर्भित रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, देशांतरीय यामोत्र कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं देशांतरीय रेखाओं के बारे में जो कुछ और विशेषताएं हैं। इनकी जो लंबाई है, रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। जो हमारा ब्रिटिश जो राजकीय वेधशाला है वहाँ पर एक स्थान स्थित है जिसका नाम है ग्रीनिच। वहाँ से गुजरने वाली यामोत्र से पूर्व और पश्चिम की ओर इनकी गिनती की जाती है। अब हमने देखा कि इनकी गिनती के लिए क्या किया हमने, जो एक बीच में एक हमारे जो ग्लोब के बीच में, हमारी पृथ्वी के बीच, बिल्कुल बीच वाले स्थान को चुना, जो कि ब्रिटिश राज के वेधशाला है, वहाँ पर ग्रीनिच है। और वहाँ से गुजरने वाली यामोत्र से पूर्व और पश्चिम की ओर इनकी गिनती की जाती है। और इस यामोत्र को प्रमुख यामोत्र कहा जाता है। इसका मान हमने कितना रखा है, 0 डिग्री देशांतर, तथा इनकी 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए आपका ग्रीनिच है और इसके पश्चिम में हमारी 180 डिग्री और इसके पूर्व में भी 180 डिग्री अंश में इनकी जो है गिनती की जाती है। अब आप ये देख सकते हैं कि 180 यानी कि 360 हमारा पूरा अंश यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसको हम इसकी जो हमारी जो अंश है वो 360 पूरी काउंट हो जाती है। हमने जाना था कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनकी उनका जो लंबाई थी वो घटती जाती है, लेकिन हमने यहाँ देखा है कि हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी लंबाई जो है एक समान है। इसीलिए इनको मापने के लिए डिसाइड किया गया कि जो हमारी जो ग्रीनिच है वो वहाँ से इनकी गिनती शुरू की जाएगी और इसके पूर्व में और पश्चिम में जितनी भी 180 ये प्रमुख यामोत्र बना दी गई। और यहाँ से पूर्व में 180 डिग्री जो 180 अंश है और 180 अंश है, और यहाँ पर पश्चिम में 180 अंश है, इसकी गणना करते हैं। इस प्रकार ये रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी नहीं, यहाँ पर मिस्टेक से दक्षिणी लिखा है, पश्चिमी गोलार्ध यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध।
ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, यानी कि जो हमारा आधा हिस्सा किस तरफ से है, पूर्वी गोलार्ध है, और हमारा आधा हिस्सा कहाँ है, पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, हमने जान लिया देशांतर रेखाओं के बारे में, इनकी लंबाई जो है समान है, और ग्रीनिच जो स्थित जो हमारी यामोत्र है, यामोत्र से पूर्व और पश्चिम की ओर इनकी गिनती की जाती है, और उस ग्रीनिच की जो यामोत्र है उसको प्रमुख यामोत्र कहा गया है, जिसका अंश 0 डिग्री है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ समानांतर रेखाएं हमारी ये अक्षांशीय रेखाएं थी, कुछ हमारी जो थी हमारी देशांतर रेखाएं जिनकी लंबाई एक जैसी है, और प्रमुख यामोत्र को 0 अंश से, और इसमें विषुवत वृत्त था 0 अंश पर था। तो इस प्रकार से इस पर एक ग्लोब है जो हमारा, उस पर एक ग्रिड बनता है। क्या बनता है, ग्रिड बनता है, और इसी ग्रिड के आधार पर हम किसी भी स्थान की स्थिति को जान सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लो कि आपसे यहाँ पे किसी स्थान के बारे में पूछा जाता है, तो आप पहले यहाँ पर देखोगे कि वो कितने अक्षांश पर स्थित है, और फिर उसके बाद देखोगे कि आप वो कितने देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार से आप उसकी स्थिति को जान सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं देशांतर एवं समय के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। हम जान चुके हैं वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। यहाँ से घूमती हुई पृथ्वी पूर्व की तरफ से फिर पश्चिम पर पहुँचती है, फिर से पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो ये चक्कर चलता रहता है। इसी कारण से जो पूर्व में इसकी स्थिति है ग्रीनिच से आगे रहता है समय, और जो पश्चिम है क्योंकि यहाँ से ये चलती हुई यहाँ तक आती है, तो ये यामोत्र से इसका समय जो है ज़्यादा रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अब हम पृथ्वी लगभग क्या करती है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। हमें सभी को पता है अपने अक्ष का चक्कर पृथ्वी कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में लगाती है। यानी वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री तक घूमती है। हमने ये भी यहाँ पर जान लिया कि 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब हम देख सकते हैं, अभी हमने जाना कि देशांतर एवं समय के बारे में कि पृथ्वी जो है हमारी जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो हमारा जो ग्रीनिच समय है प्रमुख यामोत्र है उसकी पूर्वी में आगे बढ़ेंगे तो हमारा समय आगे होगा, और इस तरफ पश्चिम की तरफ वो कम होगा। हमने जान लिया। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किसी भी देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्र के स्थानीय समय को ही देश का मानक समय माना जाता है। हमने अपने एक समय को निर्धारित करने के लिए, समय जो हमारे कार्य क्रियाकलाप होते हैं उनको निर्धारित करने के लिए, समय पर पूरा करने के लिए एक तरीका निकाला कि जो भी देश के बीच से यामोत्र गुजरती है उसी यामोत्र के स्थानीय समय को हमने क्या मान लिया, देश का मानक समय माना। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे जो भारत में मानक समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्व को हमने माना है भारत का मानक समय, क्योंकि ये ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है भारत। यहाँ का समय जो है ग्रीनिच समय से कितना घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हम देखते हैं कि जब ग्रीनिच पर 12 बजे होंगे तो भारत में, यानी कि दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में शाम के 5 बजे होंगे, 5:30 का समय हो रहा होगा, और इसके पश्चिम में उसके 5 घंटे 30 मिनट हम यहाँ पर मतलब उसी के हिसाब से हम इसको कम करते जाएंगे। पश्चिम की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसका समय कम होता जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। अब मान लो कि एक देश इस तरीके से फैला हुआ है, ना कि इस तरीके से, तो इसका ये जो देशांतरीय विस्तार है वो ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए इसी
देशांतरी विस्तार की अधिकता के कारण क्या होता है कि मानक समय जो अपनाए जाते हैं वो एक से ज़्यादा मानक समय अपना लिए जाते हैं। मान लो कि यहाँ से दूरी इसकी बहुत ज़्यादा है किसी देश की, और यहाँ से एक ये मानक समय माना, और यहाँ तक समय तो मतलब रेलगाड़ियाँ हैं, कोई भी समय निर्धारित करना है किसी भी चीज़ के लिए, हमारी हवाई यात्राओं के लिए, तो मुश्किल पैदा हो जाती है कि यहाँ के समय के अकॉर्डिंग वहाँ तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, वहाँ का समय अलग होता है, यहाँ का समय अलग होता है। इसीलिए कई देशों में क्या कर रखा है कि मानक समय ही बहुत अधिक ले रखा है उन लोगों ने। मानक समय कई सारे बना दिए हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देख सकते हैं, रूस का जो मानक समय है वो 11 मानक समयों को मानता है। यानी कि जो रूस का विस्तार है वो अक्षांशीय के बजाय देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, इसीलिए उसने मानक समय भी ज़्यादा निर्धारित किए हैं। इस प्रकार हमने जाना कि हमारा जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, देशांतरी रेखाएं हैं, किस प्रकार हम उस पर किसी भी देश की स्थिति को जान सकते हैं। उसके दक्षिणी पूर्वी उसकी पूर्वी गोलार्ध में होने की स्थिति, उसके दक्षिणी गोलार्ध में, या फिर उसके पश्चिमी गोलार्ध में स्थिति, उसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति है उसकी, है ना। हमारे मानचित्रों पर हम इसको जानने के लिए, ग्लोब पर जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतरी रेखाओं की जानकारी होना आवश्यक होती है। उसी प्रकार देशांतरीय रेखाओं से हमने अपने समय का जो है निर्धारण किया है, और मानक समय को निर्धारित करके हम अपने देश में समय को निर्धारित करते हैं। हमारे जो क्रियाकलाप हैं उनको उसी समय के अकॉर्डिंग करते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे अपने वीडियोस में, अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार करने का मौका मिले। धन्यवाद। आपका पूरा सहयोग मिलेगा तो उम्मीद करती हूँ कि हम और भी आगे बहुत अच्छे से कंटेंट को प्रस्तुत कर पाएंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।